18 साल का बच्चा 2 कांस्टेबल के कत्ल में गिरफ्तार हो जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद 3rd डिग्री टॉर्चर देती है। लड़का 2 साल 4 महीने 16 दिन जेल में काटता है और निश्चय करता है कि वो पढ़ाई करेगा, वकील बनेगा और अपना केस खुद लड़ेगा। 2 साल 4 महीने 16 दिन जेल में काटने के बाद उसे ज़मानत मिलने के बाद उसने अपना दृढ़ निश्चय पूरा किया। वो पढ़ा, वकील बना और बाइज्जत केस से बरी हुआ और अपने केस की पैरवी उसने खुद की। आपको एक फिल्मी कहानी लग रही होगी, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सत्य है और एक सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी है अमित चौधरी की। दोस्तों, ये कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपको जब आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ज़िंदगी में जीने का मतलब क्या है। अमित का कहना था कि उस अमित को बहुत से बुरे-बुरे ख़्याल भी आए इन बीच में कि वो आत्महत्या कर ले, लेकिन अमित का कहना था कि ज़िंदगी जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं है। ज़िंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं, हमें बस अपना किरदार निभाते चले जाना है। तो आइए शुरू करते हैं अमित चौधरी की कहानी। ये कहानी है 12 साल पुरानी। 12 साल पुरानी वो दिन था, 12 अक्टूबर 2011 का वो दिन था। अमित चौधरी बीए सेकंड ईयर में पढ़ते थे और पढ़ने के बाद अपनी बहन के यहाँ जाते हैं। अपनी बहन के यहाँ केल गाँव में जाते हैं और जिस रात वो वहाँ पहुँचते हैं, तभी उस गाँव में एक जो नामी बदमाश था, सुमित केल, वहाँ पर आता है, 2 कांस्टेबल का कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। अब पुलिस तफ्तीश में लग जाती है। पुलिस काफ़ी लोगों को हिरासत में लेती है। तो पुलिस को पता लगता है कि जो अमित चौधरी थे, उस समय उनकी लोकेशन वहीं अपनी बहन के घर में थी, यानी उस गाँव में थी, लेकिन अमित रहने वाले बागपत के थे। वो रात को अपनी बहन के घर रुके थे, अगले दिन बागपत अपने घर वापस चले गए थे। अब पुलिस बागपत में अमित की तलाश में जाती है। अमित, जो कि अपने घर पर उस वक़्त इत्तेफाक से मौजूद नहीं थे, अपने रिश्तेदार के यहाँ पर सो रहे थे। तो पुलिस अमित के घर जाती है और उनके पिताजी को पकड़ लेती है और उनके पिताजी को पकड़ के उनको मारना, पीटना शुरू करती है, उनकी आँखें दबाना शुरू करती है। उनकी आँखें में नया-नया उस समय लेंस लगा था। अमित की माताजी ये सब देख के घबरा जाती है। पुलिस वालों को लगता है कहीं इसकी माताजी मर ना जाएँ। तो पुलिस वाले उसकी माता से कहते हैं अमित की कि बस हम प्रधान के पास लेकर इसको जा रहे हैं, आपके पति को, और अभी लाके छोड़ देंगे। अमित को जब ये सब जानकारी मिलती है तो अपने घर जाता है और अपने घर का नज़ारा देख के एकदम हैरान दंग परेशान रह जाता है। देखता है घर में चारपाई, खाट, बेड सब टूटा पड़ा है, सामान बिखरा पड़ा है। पुलिस ने इस तरह से तितर-बितर कर दिया था। तो अमित से रहा नहीं जाता और वो पुलिस के पास खुद चला जाता है और कहता है, मैं हूँ अमित जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, मैं आ चुका हूँ। अब आप मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। पुलिस अमित को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद 24 अक्टूबर का वो दिन था। पुलिस अमित को मुजफ्फरनगर जेल ले जाती है, जहाँ पर नई मंडी एक थाना लगता है, और वहाँ पर ले जाकर बंद करती है। दोस्तों, आपको बता दूं, पुलिस ने अभी तक अमित की कोई गिरफ्तारी दिखाई नहीं है। यहाँ पर पुलिस ने उसको सिर्फ कस्टडी में लिया, गिरफ्तारी अभी तक नहीं दिखाई। अब किसी तरह अमित की रात वहाँ बीतती है। अब रात बीतने के बाद जब सुबह होती है, वहाँ से असली घटना शुरू होती है। अब जब अमित सुबह उठता है, उठने के बाद सबसे पहले उसके हाथों को ऐसे टेबल पर आगे रखाया जाता है और उस पर डंडों से वार किया जाता है। इतना ही नहीं मानती पुलिस। पुलिस करंट का एक तार लेती है, उसकी एक चिमटी अमित के माथे में डालती है। उसके बाद करंट के लगातार 2 से 3 शॉक देती है। अमित अभी अधमरा सा हो चला था। अब पुलिस उसके कपड़े उतारती है, यानी इसको नग्न अवस्था में करती है, उल्टा लिटाती है, उसकी टांगों को खोलकर इतने डंडे मारती है कि अमित के हाथ पैर सारे सुन्न हो चुके थे। थप्पड़ों की तो अमित ने बताया इसमें कोई गिनती थी ही नहीं, जो आता वो थप्पड़ मारता। एक दिन में कम से कम 350 से 400 थप्पड़ उसको लगते। अब नजारा कुछ ऐसा था कि अमित की जांघ से जो मांस था वो फट के नीचे गिरने लगता, खून नीचे रिसता रहता। अब उसके तलवे पर डंडे मारे जाते। डंडे मारने के बाद उसको बोला जाता कि अब चल के दिखाओ और दौड़ के दिखाओ। अब जब वो दौड़ता नहीं तो उसको और मारा जाता, और मारने के बाद बोला बोला जाता कि खाना खाओ। जब वो अब मरता क्या नहीं करता है, जबरदस्ती बोला जाता है खाना खाओ, खाना खाया नहीं जाता तो और पिटाई होती है। अब ऐसी तरह ये सिलसिला 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक चलता रहा और ये सिलसिला लगातार 3 नवंबर तक चलता रहा। अमित की इतनी पिटाई हुई, अमित कहते हैं कि मैंने वहाँ के आईओ से ये तक कह दिया था कि साहब, इतना जुल्म मेरे पे मत करो, मैं सह नहीं पाऊंगा। इससे अच्छा है कि आप मुझे गोली मार दीजिए, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि अब मैं कुछ कर पाऊँ। तो आप सोच सकते हैं वो नज़ारा कैसा होगा। ये बताते हुए अमित की आंखें आज भी भर जाती हैं और अमित आज भी जब भी ये घटना के बारे में जिक्र करते हैं तो उनकी आंख से आंसू आ जाते हैं और कहीं ना कहीं वो
उस मंजर को याद करके बहुत परेशान हो जाते हैं। और दोस्तों उस समय उम्र अमित की जो थी मात्र 18 साल की थी, यानी 18 साल की उम्र पे में उस पर ये केस थोपा गया था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मैंने बोला 2 कांस्टेबलों की डेथ हुई थी, माफी चाहूंगा। एक कांस्टेबल की डेथ हुई थी और एक कांस्टेबल जो था उसको इलाज के दौरान बचा लिया गया था। अब अमित को उसी थाने में ले जाया जाता है जिस थाने का पुलिस वाला शहीद हुआ था, यानी कांस्टेबल शहीद हुआ था। अब वहां ले जाकर अमित जब झपकी लेता, जब उसे नींद आती तो उसकी ठुड्डी के ऊपर एक डंडा रखा जाता और उसको सोने नहीं दिया जाता। उसके बाद वहां पर आईओ आते हैं, आईओ कहते हैं पिटाई हुई तुम्हारी? अमित कहता है हाँ साहब पिटाई तो मेरी बहुत हुई। आईओ इतना मानते नहीं है, अब पुलिस वालों को हुक्म देते हैं कि इसको और पीटो। अब अमित को टांग से लेके जांग से लेके पूरा तलवे तक इतने डंडे मारे जाते हैं कि मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ कि किस हालत, क्या हालत अमित की हो गई थी। अमित जब ये बताते हैं तो जब आप उनके मुंह से खुद सुनेंगे तो आपको बड़ा सा परेशान होगा कि पुलिस किस तरह का बर्ताव करती है एक मुजरिम के साथ। उस समय उनकी नजर, पुलिस की नजर में अमित मुजरिम ही था, पर ये एक फर्जी केस लगाया था पुलिस ने अमित के ऊपर। अब अमित को मेडिकल के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जाता है ताकि मेडिकल फिट दिखाया जा सके, क्योंकि इसे न्यायालय में पेश करना था। अब डॉक्टर के पास जब वो ले जाते हैं अमित को, तो डॉक्टर की आंखों के सामने अमित को थप्पड़ पे थप्पड़, पीठ पे डंडे, और जब अमित अपने आप को बचाने की कोशिश करता है एक डंडे से, तो बगल में एक प्लास्टिक की कुर्सी रखी थी, वो कुर्सी चकनाचूर हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि वो डंडे का वार कितनी तेज अमित की तरफ जा रहा था। अब अमित डर के मारा कहते हैं कि मुझे वॉशरूम आ रहा है। अब अमित वॉशरूम की तरफ जाते हैं, लेकिन डर, इतनी मार खाने के बाद किसके वॉशरूम आता है। और जब वो वॉशरूम नहीं करता तो वॉशरूम के अंदर अमित की पिटाई होती, और पिटाई होने के बाद जो वो डॉक्टर के पास आया, तो वो जो डॉक्टर है, अब आप देखिए उसी के सामने वो बिल्कुल अधमरी हालत में इतना पिट चुका है, और डॉक्टर एक रिपोर्ट बना देता है अमित एकदम फिट है। और फिट होने के बाद अमित को न्यायालय ले जाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टरों की रिपोर्ट मेडिकल किस तरह की होती होगी। तो खैर अमित को ले जाया जाता है न्यायालय में। उस समय ले जाया जाता है जब जज साहब जो होते हैं बहुत जल्दबाजी में होते हैं, लंच के टाइम में उसकी मिलाई करवाने, बस जज के सामने ले गए, सबने आगे से ऐसे इतना घेर लिया ताकि उसका चेहरा चेहरा दिखे। अमित का नाम पुकारा जाता है, अमित यस करते हैं, और फटाक से अमित को वहां से फिर से मुजफ्फरनगर जेल की तरफ ले जाया जाता है। अब मुजफ्फरनगर जेल में अमित को ले जाते हैं। गेट पे मुजफ्फरनगर में एक जेलर साहब होते हैं, जेलर साहब रोकते हैं और देखते हैं उसकी हालत तो एकदम ऐसी हो रखी है कि ये जिंदा भी ना बच पाए। तो जेलर साहब जो उसको छोड़ने आए थे अमित को उस जेल में, उनसे बोलते हैं पहले ये किस तरह की हालत में आप लेकर आए हैं इसे, कि ये तो ऐसे मर जाएगा। और जेलर साहब, आप यकीन नहीं मानेंगे, शायद बहुत अच्छे इंसान रहे होंगे, वो उसको डायरेक्ट अस्पताल में, माफी चाहूंगा, जेल में ही जो अस्पताल होता है उसके अंदर भर्ती कराते हैं। और वहां पर डॉक्टर जो रिपोर्ट बनाता है वो दिखाता है कि अमित की कई जगह से हड्डियां टूटी पड़ी हैं, अमित के जख्म इतने सारे हैं। अब एक रिपोर्ट उस डॉक्टर की थी जो सुबह सुबह बनाता है कि एकदम फिट है, और एक रिपोर्ट ये जिसमें अमित को दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल भी सही हालत में नहीं है। खैर अमित का वहां पर इलाज चलता है जेल में। अब वो जेल में रहता है और जेलर साहब से कहता है, जेलर साहब मैंने तो जुर्म किया नहीं है, मैं इस प्रवृत्ति का लड़का हूँ नहीं, मैं तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता हूँ और मैं बड़ा होके आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था। जेलर साहब उसकी बातें सुनते हैं और उसको अखबार मुहैया कराते हैं, पढ़ने की किताबें मुहैया कराते हैं। उसके बाद जेल में तरह तरह के आदमी, गुंडे, बदमाश अमित को मिलते हैं, कहते हैं तुम मेरी गैंग में आ जाओ, तुम मेरी गैंग में आ जाओ। लेकिन अमित ने सबको अनसुना किया, उसका बस फोकस था कि अब मैं बस पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद उसको कुछ करना है। खैर किसी तरह अमित को बेल मिलती है, 2 साल 4 महीने 16 दिन अमित जेल में बिताता है। और जेल में बिताने के बाद वो बाहर आता है। अब बाहर उसको समाज देखिए किस तरह से देखता है। जब बागपत अपने घर अमित गया तो लोग उसको देख के डर रहे थे, बड़े बड़े बुजुर्ग उसको सलाम ठोक रहे थे जैसे अमित कोई बहुत बड़ा बदमाश है। लोग ये तक कहने लग गए थे कि अपने बच्चों को कि तुम अमित को अब घर में मत बुलाना, ऐसा ना हो इसके चक्कर में हम भी फंस जाए। समाज ने उसको एक तरह से त्याग दिया था। तो अमित बागपत छोड़कर रुख करते हैं गुड़गांव की तरफ। गुड़गांव आने के बाद अमित अजय चौधरी नामक एक वकील थे, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब मुझे अपने साथ रख लीजिए, मेरे पास अब कोई ठिकाना तो बचा नहीं है, समाज ने मुझे त्याग दिया है, तो मैं आपके साथ ही रह के एक लॉ सीखना चाहता हूँ। वो अजय चौधरी अमित चौधरी को अपने साथ रखते हैं। अमित 1 से 1.5 साल उनके साथ रहता है। रहने के दौरान
रोड पे कैलेंडर लगाता है, 10 रुपए का कैलेंडर 30 रुपए में बेचता है, कुछ कमाई होती है। अमित कहते हैं कि वो अखबार में इस तरह की न्यूज़ ढूँढते थे कि कहाँ बाहर भंडारा हो रहा है, क्योंकि अमित को खाने का भी पैसा अमित के पास नहीं था, बस वो एक दोस्त के घर में रह लेते थे, किसी तरह वो रहे। और 2015 में वो मेरठ में चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में लॉ का एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद वो मेस में जाते हैं और मेस में जाने के बाद जब वो खाना खाते हैं मेस में जाके, तो इस तरह से खाना खा रहे थे तो लोगों ने पूछा उनसे कि भैया ऐसे खाना खा रहे हो जैसे खाना कभी खाया ही ना हो। तब अमित ने उन्हें अपनी दास्तान बताई कि ये आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, आज ऐसा लग रहा है कि मैंने सालों बाद पेट भर के खाना खाया है। अब अमित एलएलबी करते हैं, एलएलएम करते हैं। एलएलएम करने के बाद जो स्पेशलाइजेशन कोर्स होता है उसमें क्रिमिनोलॉजी चुनते हैं और क्रिमिनोलॉजी चुनने के बाद डॉक्टर अपेक्षा चौधरी जो है उसके अंडर में जाते हैं। डॉक्टर अपेक्षा चौधरी उससे कहती हैं, अमित आपने क्रिमिनोलॉजी तो चुन ली है, अब आप एक काम करो, जेल में जो आदमी समय बिताता है, जो मुजरिम समय बिताता है, बाहर आने के बाद समाज उसे कैसे देखता है। अब अपेक्षा चौधरी अमित से सवाल कर रही है, अभी तक अपेक्षा चौधरी को कुछ पता नहीं है। तो अमित अपेक्षा चौधरी को कहता है, मैडम मैं दूसरों को क्या बताऊं, मैं तो मेरे साथ जो जुर्म जुल्म हुआ है मैं उसी की दास्तान आपको बता देता हूँ। अपेक्षा चौधरी जो है अमित की कहानी सुनती है और कहानी सुनने के बाद भावुक हो जाती है, उनकी आंखों से आंसू होते हैं और कहते हैं, आज के बाद तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, जब कोई मदद अगर चाहिए हो तो मुझसे जरूर बताना। अब अमित का जो केस था इधर तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख होती जा रही थी, तो अमित इलाहाबाद में जाते हैं, हाई कोर्ट में अपील करते हैं कि केस में तारीख पे तारीख दी जा रही है, प्लीज इस केस को की सुनवाई की जाए। अब 20 नवंबर से सुनवाई शुरू होती है केस की। बीते 2023 में 20 नवंबर को इस केस की सुनवाई शुरू होती है। सुनवाई के दौरान अमित जो है वकील की पोशाक में अपना केस खुद लड़ने पहुंचते हैं। वहां पर वही आईओ अमित को मिलते हैं जिन्होंने उनको प्रताड़ना दी थी और वो आईओ अमित को पहचानते नहीं है। कहते हैं कि वकील साहब आप किसकी तरफ से। अमित उनकी बातों को गोल मोल करके उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और केस होता है। अब केस में दिन आता है 27 सितंबर को इस केस का रिजल्ट आना था। अमित कोर्ट का सम्मान करते हुए वकील की पोशाक जो है निकालते हैं और सफेद वर्दी में जाके कटघरे में खड़े हो जाते हैं। कटघरे में खड़े होने के बाद न्यायालय उन्हें बाइज्जत बरी करती है। बरी अमित को इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि उसके पास एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट था। स्ट्रांग पॉइंट ये था, जब कांस्टेबल की डेथ हुई थी और एक कांस्टेबल जो बच गया था, पुलिस ने उसका बयान 1 महीने के बाद दर्ज किया, जो इसका केस का चश्मदीद गवाह था। और जो अमित था, अमित को 3-4 दिन के अंदर ही मात्र पुलिस ने गिरफ्तारी दिखा दी कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसको दिखा दिया। तो इस तरह से यहाँ पर आईओ साहब फंस गए। अब आईओ साहब ने घुमाने के लिए कोर्ट में कहा कि अमित का जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड था, इसलिए भी हमने इसको पकड़ा। लेकिन अमित ने कोर्ट को बताया कि अगर मेरे खिलाफ शांति भंग का भी कोई मामला अगर पूरी दुनिया में कहीं पर हो तो मैं आज अपने आप को समर्पण दे दूंगा। कोर्ट ने भरी अदालत में आईओ साहब को फटकार लगाई और बताया कि जिस जुर्म में तुम इनको डालना चाहते हो उस जुर्म में इसको फांसी भी हो सकती थी, तो आगे से कायदे से काम करना सीख लीजिए आईओ साहब। कोर्ट ने बहुत बुरी फटकार लगाई आईओ साहब को और अमित को बाइज्जत बरी कर दिया गया। दोस्तों, ये कहानी थी अमित की, एक छोटी सी कहानी थी जो हमें जीने का मकसद सिखाती है, हमें राह दिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में कितनी भी तकलीफें आए उससे लड़ना सीखिए, एक ना एक दिन कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, इसी तरह की कहानियां मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे संजीव को सच्ची कहानी के इस एपिसोड से विदा दीजिएगा। नमस्कार।